आइए सुनते हैं सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक बहुत ही रहस्यमय कहानी लखनवी भिड़ंत। ड्यूएल का मतलब क्या होता है पता है? तारनी ताऊ ने पूछा था। वाह, भला ड्यूएल के बारे में कैसे नहीं जानूंगा, नेपला ने कहा। ड्यूएल का मतलब होता है दोहरी भूमिका। संतोष दत्त ने अपनी फिल्म गोपी गायन दोहरी भूमिका की थी, हलार राजा का और सुंडीर राजा का। अरे उस दोहरी भूमिका की बात नहीं कर रहा, तारनी ताऊ ने कहा। DUAL नहीं, DUEL, डुएल, यानी दो योद्धाओं का प्रतिद्वंदियों की लड़ाई, उसे डुएल कहते हैं। हाँ पता है, हम सब एक साथ बोल उठे। इस डुएल को लेकर कभी मैंने काफ़ी किताबें छान मारी थी। अपने अपने शौक की बात है, तारनी ताऊ ने बताना शुरू किया। देखो, 16वीं शताब्दी के अंत में इटली से डुएलिंग का रिवाज शुरू हुआ और देखते देखते सारे यूरोप में छा गया। तब बड़े लोगों की पोशाक का एक ज़रूरी चीज़ थी तलवार, और तलवारबाजी या फेंसिंग सिखाना साधारण शिक्षा का अंग था। मान लीजिए एक आदमी ने किसी को नीचा दिखाया या अपमानित किया, अब वह अपमानित व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने की खातिर दूसरे व्यक्ति को तलवार युद्ध के लिए ललकारेगा। इस ललकार या चुनौती को अनदेखी करना केवल उपहास की ही बात नहीं थी, और बल्कि इससे दोनों पक्ष के बीच तलवार युद्ध शुरू हो जाता था। इसका मतलब यह नहीं था कि चुनौती देने वाला भी जीत जाएगा। हो सकता है वह तलवार चलाने में माहिर न भी हो, लेकिन उसके लिए चुनौती देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपमान को पचा लेने वाली बात उस समय बहुत ही नीची नज़र से देखी जाती थी। बंदूक और पिस्तौल के ज़माने में पिस्तौल ही उस ड्यूएलिंग या द्वंद्व युद्ध का हथियार हो गया। यह 18वीं सदी की बात है। इस ड्यूएलिंग में तब इतने लोग मारे जाते रहे और इतने लोग जख्मी होते रहे कि इतिहास में इसे गैर कानूनी करार देने की कोशिश कई बार देखी जा सकती है। लेकिन कोई राजा इसे कानून बनाकर बंद कर देता तो बाद वाला राजा इसमें ढील देकर डुएलिंग को दोबारा चालू करवा देता। इस लड़ाई के अपने ही कितने नियम कानून थे। दोनों पक्ष एक तरह की पोशाक पहनते, एक जैसी तलवार इस्तेमाल में लाते, दोनों के साथ एक सेकंड या अंपायर हुआ करता ताकि किसी तरह का घपला न हो। दोनों को ऐसी जगह पर खड़ा रहना पड़ता जिससे कि दोनों के बीच की दूरी कम से कम 20 गज यानी कि 17 मीटर जरूर रहे। चैलेंजर के फायर करते ही दोनों को एक साथ गोली चलानी पड़ती। तुम लोगों को मालूम हो या न हो, इस भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही क्यों, इसी कलकत्ता शहर में आज से 200 साल पहले एक ऐसी ज़बरदस्त डुएल लड़ाई हुई थी। इस बारे में पता है? मैंने देखा नेपला भी इस बारे में नहीं जानता था। उसने भी अपना सर हिला दिया। उन दोनों लड़ाकुओं में से एक तो सारी दुनिया में मशहूर है, तारनी ताऊ ने बताया। उनका नाम था बड़े लॉर्ड शाह वारेन हेस्टिंग, और उनके प्रतिपक्षी का नाम था फिलिप फ्रांसिस। ये बड़े लॉर्ड के काउंसिल के सदस्य थे। हेस्टिंग्स ने किसी वजह से उनके पास एक अपमानजनक पत्र भिजवाया था। इससे फ्रांसिस तिलमिला गया। उसने हेस्टिंग को डुएलिंग के लिए ललकारा। आज जहां प्रसिद्ध नेशनल लाइब्रेरी है, उसके पास ही एक खुले मैदान में डुएल का आयोजन हुआ। चूँकि चुनौती फ्रांसिस ने दी थी, इसलिए उसके एक दोस्त को एक जोड़ी पिस्तौल का जुगाड़ करना पड़ा, और सारी तैयारी के बाद उसी को फायर कहकर चिल्लाना पड़ा। दोनों पिस्तौलें एक साथ दागी गईं, लेकिन ज़मीन पर जख्मी होकर जो शख्स गिरा वह था फिलिप फ्रांसिस। किस्मत अच्छी थी कि उसकी जख्म जानलेवा नहीं थी। इतिहास की बात तो हुई, अब कहानी सुनाइए, नेपला ने कहा। ताऊ जी, जब आपके दिमाग में ड्यूएलिंग की बात घूम रही है तो मुझे लगता है आपको भी इस बात का कोई अनुभव जरूर रहा होगा, ताऊ ने कहा। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसी कोई जानकारी न रहने पर भी जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम सब हैरान रह जाओगे। बगैर दूध चीनी वाली चाय की चुस्की लेते हुए जेब से एक्सपोर्ट क्वालिटी की बीड़ी
और माचिस निकाल कर और फिर बगल में मसनद से टिक कर हमारे तारनी ताऊ ने अपनी कहानी शुरू की। तब मैं कलकत्ता में रहता था। पक्की नौकरी जैसी कोई चीज़ पास में थी नहीं, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि कोई 1.5 साल पहले रेंजर्स लॉटरी में 1.5 लाख रुपए जीतने के बाद उसके सूद से ही ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। मैं 1951 यानी कि 1951 की बात बता रहा हूँ। तब महंगाई की कोई ऐसी मारधार नहीं थी। मैं ठहरा अकेला पंछी, महीने में 500-700 रुपये में ही अपनी पौबारा थी। मैंने लाटसू रोड पर एक छोटा सा बंगला किराए पर ले रखा था। पायोनियर अखबार में अंग्रेजी में छोटी मोटी रचना लिखकर छपने के लिए भेज दिया करता था। वहीं हजरतगंज में एक दुकान थी जिसमें नवाबों के ज़माने की छोटी मोटी चीज़ें भी मिल जाया करती थी। मैं कभी कभार वहाँ चला जाया करता था और कोई मनपसंद चीज़ें खरीद लेता था। कभी किसी अमेरिकी सैलानी को मेरी कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो थोड़ी बहुत मुनाफे पर उन्हें बेच भी देता था। हालांकि मैं भी शौकीन दिल का आदमी था। मेरा दीवान खाना छोटा सा ही था, लेकिन उसमें कुछ बेशकीमती चीज़ें भी थी और इसमें भी ज़्यादातर उस नीलाम वाली दुकान से खरीदी गई। एक रविवार की बात है, मैं सवेरे सवेरे उस दुकान की तरफ निकल गया था। मैंने देखा कि नीलाम होने वाली चीज़ों में कत्थई रंग का महोगनी लकड़ी से बना एक बक्सा रखा है। 1 हाथ लंबा, 1 बित्ता चौड़ा और 3 1 इंच मोटा। इसके भीतर क्या रखा होगा मैं कोई अंदाज लगा नहीं पाया, इसलिए उस चीज़ के बारे में मेरी ललक और बढ़ गई। नीलाम के लिए और भी ढेर सारी एक से एक चीज़ें रखी गई थी, लेकिन मेरी जान जैसे उसी बक्से में कैद हो गई। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि नीलामदार ने उस बक्से को अपने हाथ में उठा लिया। मैं तनकर बैठ गया। इसके बाद उस बक्से की तारीफ़ में कसीदे पढ़े जाने लगे। हाँ तो जनाब, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलकश चीज़ पेश कर रहा हूँ। इसका दूसरा जोड़ा ढूंढ लाना कोई आसान काम नहीं है जनाब। देखिए, मैं इसका ढक्कन हटा रहा हूँ। यह कोई 200 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन आज भी इसकी चमक पहले जैसी ही है। सारी दुनिया में मशहूर बंदूक को बनाने वाली मैनटन की मुहर लगी एक जोड़ी ड्वेलिंग पिस्तौल। इस जोड़ी का कोई जोर नहीं। मैं इसे दूर से देखकर भी जैसे इसका दीवाना हो गया था। यह कातिल चीज़ जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरी कल्पना तभी से उड़ान भरने लगी। मैं अपने आँखों के सामने देख रहा था कि 2 जांबाज एक दूसरे से 20 गज दूर लेकिन आमने सामने खड़े हैं और फायर की आवाज़ सुनते ही गोली चला रहे हैं और पलक झपकते दोनों खून से तरबतर। क्या रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है। मेरे मन में ऐसी ही बातें घूम रही थी। नीलामी भी पूरे दम पर थी। 4 बाग के एक गुजराती सज्जन के 750 रुपये बोलने के बाद मैंने भी छूटते ही 1000 रुपये की बोली लगा दी और इसके बाद सबकी बोलियां बंद हो गई और बक्सा समेत पिस्तौल की जोड़ी मेरे पास आ गई। इस अनोखी चीज़ को दुकान में देखकर तो अच्छा लगा ही था, लेकिन घर लाकर और इसे अपने हाथों में लेकर तो मैं जैसे इसका दीवाना ही हो गया। जितनी खूबसूरत पिस्तौल उतनी ही खूबसूरत नली। यह पिस्तौल कुल मिलाकर 17 इंच लंबी थी। इस पर इसके निर्माता का नाम खूबसूरत अक्षरों में खुदा हुआ था, जोसेफ मैनटन। बंदूकों के बारे में मैंने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी थी। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में जिन बंदूक निर्माताओं की सबसे अधिक साख थी, उसमें जोसेफ मैनटन भी एक था। लखनऊ में मैं पिछले 3 महीनों से रह रहा था। वहाँ बंगालियों की संख्या कोई कम नहीं थी, लेकिन मेरी किसी से कोई ख़ास परिचय नहीं हुआ था। अक्सर शाम के वक्त मैं घर पर ही रहा करता था। मेरे अलावा घर में मेरा नौकर था और एक रसोइया। इन पिस्तौलों के खरीदने के बाद ड्यूलिंग से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और मैं इसलिए कागज़ कलम हाथ में लेकर अपने केदारे पर पड़ा आराम से कुछ सोच रहा था।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई विदेशी खरीदार तो नहीं। इसी बीच पुराने चीज़ों को मुहैया कराने वालों के साथ मेरा थोड़ा बहुत परिचय भी हो गया था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। गोरे साहब खड़े थे, उम्र यही कोई 45 साल। ऐसा लग रहा था यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। हो सकता है यहीं की पैदाइश भी हो, यानी कि एंग्लो इंडियन। गुड इवनिंग, मैंने भी हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया। आपसे थोड़ा काम था, क्या हम अंदर बैठ सकता है? ज़रूर ज़रूर। साहब की बात से लगा कि वह एकदम बेतकल्लुफ़ थे। मैं उस गोरे आदमी को अपने बैठक खाने में लिवा लाया और उन्हें सोफे पर बैठाया। रोशनी में उसके चेहरा और भी साफ नज़र आ रहा था। देखने में सुदर्शन, बाल फौजियों की तरह कटे, झब्बेदार मूछें लेकिन कटी छटी, आंखें बेलौरी, कंजे रंग का सूट पहने हुए था। मैंने कहा, देखिए साहब, मैं वाइन वगैरह नहीं पीता। अगर आप कहें तो चाय या कॉफ़ी का प्याला पेश कर सकता हूँ। साहब ने कहा कि उन्हें अभी किसी चीज़ की तलब नहीं है, वह अभी भी घर से डिनर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। बात यह है जेंटलमैन कि आज हमने तुमको हजरतगंज ऑक्शन हाउस में देखा। शायद आप भी वहाँ थे। हाँ, लेकिन तुम ऑक्शन में इतना खोया हुआ था कि तुमने किसी बात का ख्याल नहीं किया। दरअसल मैं एक चीज़ पर आंखें गड़ाए बैठा था, उस पर मेरा दिल आ गया था और आखिर में वह तो तुम्हारी अपनी चीज़ बन ही गई। वह ड्यूएलिंग पिस्तौल, जोसेफ मॉन्टैग मेक। यू आर रियली वेरी लकी मैन। वह क्या, आपके किसी जान पहचान वाले आदमी की तो जायदाद नहीं थी? हाँ, लेकिन वह तो बहुत पहले मारा गया। उसके बाद यह नायाब चीज़ कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। अच्छा, हम उसको एक बार हाथ में लेकर देख सकता है? बात यह है कि उसको लेकर एक दास्तान जुड़ी हुई है, इसलिए। मैंने पिस्तौल बॉक्स साहब के सामने लाकर रख दिया। साहब ने बक्सा खोला और पिस्तौल को उठाकर लैंप के सामने ले गए। बड़ी हसरत भरी नज़र से उसे देखते रहे। एक एक हिस्से को देखने के बाद बोले, इस पिस्तौल से एक ड्यूएल लड़ा गया था इसी लखनऊ शहर में, तुमको मालूम? लखनऊ में ड्यूएल? यस, आज से 150 साल पहले। और सच तो यह है कि आज से 3 दिन बाद इस बात को ठीक 150 साल पूरे हो जाएंगे, 16 अक्टूबर को। अच्छा? हाँ, यह तो सचमुच बड़े अचरज की बात है। लेकिन यह ड्यूएल किनके बीच हुई थी? साहब पिस्तौल रखकर वापस सोफे पर बैठ गए और बोले, सारी घटना का ब्यौरा हमने इसी तरह सुना है कि वह हमारे आंखों के सामने पिक्चर की माफिक दिखाई पड़ता है। इसके बाद उसकी आंखें जैसे कहीं टिक गई। मैं भी उसकी दास्तान में खो गया। डॉक्टर जेरीमाया हडसन की बेटी एनाबेला हडसन तब के लखनऊ की सबसे खूबसूरत औरतों में एक थी। हर तरह से लाजवाब। एक तरफ मर्दों की तरह घुड़सवारी, निशानेबाजी, तो दूसरी तरफ नाचने में बेजोर और गाने में बेमिसाल। उस समय लखनऊ में एक नौजवान पेंटर आया। नाम था जॉन इलिंगवर्थ। उसका मकसद था नवाब की शबीह बनाकर इनाम हासिल करना। लेकिन एनाबेला की खूबसूरती की दास्तान सुनकर उसने चाहा कि वह उसकी पोर्ट्रेट बनाएगा। वह इस इरादे से उसके घर में हाजिर हुआ। तस्वीर भी बनी, लेकिन इसके पहले ही इलिंगवर्थ एनाबेला को दिल की गहराई से प्यार करने लगा। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही एक पार्टी में एनाबेला के साथ चार्ल्स प्रूस की मुलाकात हुई थी। लखनऊ कैंटोनमेंट तब बंगाल रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। चार्ल्स प्रूस इसके कैप्टन थे। ब्रूस भी पहली नज़र में एनाबेला का दीवाना हो गया। पार्टी के 2 दिन के बाद अपनी दीवानगी में चार्ल्स प्रूस एनाबेला के घर हाजिर हुआ। वहाँ उनकी नज़रों ने देखा कि एक अनजान युवक एनाबेला की तस्वीर बना रहा है। इलिंगवर्थ प्रूस जैसा कद्दावर भले न हो, देखने सुनने में बुरा न था। उसके हाव भाव से ब्रूस को यह समझते देर नहीं लगी कि इलिंगवर्थ एनाबेला को चाहता है। कलाकार की जात को ब्रूस वैसे भी हक़ारत की नज़रों से देखता था और इस मामले में उसने बातों बातों में एनाबेला के सामने ही इलिंगवर्थ को जलील कर दिया। इलिंगवर्थ में कलाकार वाली खूबियाँ थी। वह नाजुक मिजाज भी था।
और कोई मौका होता तो वह इस जहर को पी जाता, लेकिन एनाबेला के सामने वह अपमान के गले के नीचे न उतार पाया। उसने ब्रूस को ड्यूल के लिए ललकारा। ब्रूस ने बड़ी खुशी से उसकी चुनौती को कबूल कर लिया। ड्यूल के दिन तय हो गया, 16 अक्टूबर सुबह 6 बजे। तुम्हें पता है ना, जो इस ड्यूल में भिड़ते हैं उनको एक एक सेकंड की भी ज़रूरत पड़ती है, साहब ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, पता है, ये अंपायर का काम करते हैं, यह देखने के लिए ड्यूल के सारे नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। हाँ, कुल मिलाकर यह सेकंड ड्यूल लड़ने वाले का कोई दोस्त ही हुआ करता है। घटी थी वही दिलखुशा के पश्चिम में गोमती नदी के किनारे एक इमली के पेड़ के नीचे। दोहराया जाता है, इसका क्या मतलब? मैंने जो कुछ कहा वही, और क्या। वहाँ तरसों सुबह 6 बजे तुम सारी घटना को दोबारा घटते देख सकते हो। क्या कह रहे हो? यह तो कोई भूतिया मामला जान पड़ता है। मैंने कहा, मेरी बात को तुम मान ही जाओ, यह कोई ज़रूरी नहीं। वैसे तुम अपनी आंखों से सारी घटना को अपने सामने घटते देख सकते हो, लेकिन मैं उस जगह को ठीक ठीक पहचानूंगा कैसे? मुझे लखनऊ आए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए। लखनऊ का जुग्राफिया अभी भी मुझे मालूम नहीं। दिलखुशा जानते हो? हाँ, पहचानता हूँ। ठीक है, हम दिलखुशा के बाहर ठीक 5:45 बजे पहुँच जाएंगे और तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो तय रहा। ठीक है, ओके। फिर साहब गुड नाइट कहकर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने तो उस भले आदमी का नाम ही नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने भी मेरा नाम नहीं पूछा था। खैर, जो हो, नाम का क्या है, वह तो कुछ बता गए, वही असल की बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस शहर में कभी सचमुच ऐसी रोमांटिक घटना भी घटी होगी, और मेरे पास ही पिस्तौल का वह जोड़ा मौजूद है जिसने इस घटना में ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी। आखिर एनाबेला हडसन किसके नसीब में लिखी थी, इसका पता नहीं चला। दूसरा सवाल जो मुझे कुरेद रहा था वह था, इन दोनों में एनाबेला आखिर किसको पसंद करती होगी। मैं इस उम्मीद में पड़ा रहा कि 16 अक्टूबर की रात को इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, और वह 16 अक्टूबर भी आ ही गया। 15 अक्टूबर की रात को मैं गाने की एक महफिल से गाना सुनकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसी घोड़े आदमी साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था कि तुम्हें कल होने वाले ड्यूल की याद दिला दूँ। मैंने कहा, मैं भला भूल कैसे सकता हूँ, बल्कि मैं तो कल की सुबह का बड़ी उतावली से इंतज़ार कर रहा हूँ। साहब चले गए। घर ही में सुबह 5 तुम्हारे तांगे पर ही वापस लौट जाऊँगा। चूँकि मैं वहाँ की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं था, और तांगे वाले ने भी सोचा कि ख़ानदानी आदमी है, इसलिए वह राज़ी हो गया। तांगे से उतरकर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा अर्जुन के एक पेड़ के नीचे साहब खड़े थे। उन्होंने बताया कि उन्हें भी यहाँ आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। लेट्स गो देन, चलो। मैंने कहा, यह तो आपको पता है कि किधर जाना है, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूँगा। कोई 5 मिनट तक चलते रहने के बाद हम एक खुले मैदान तक आ गए। बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अब भी कोहरा छाया हुआ था। हो सकता है उस ड्यूल के दिन भी कोहरा छाया रहा होगा। कटीली झाड़ियों से घिरे एक जले हुए घर के सामने आकर साहब रुक गए। जाहिर है यह काफ़ी पुरानी कोठी थी, किसी अंग्रेज़ साहब की। हालांकि हमारी सारी भागदौड़ इसी कोठी को लेकर थी। इसे भी पीछे छोड़कर हम दोनों पूरब की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। कोहरा रहने पर भी दूर खड़े इमली के पेड़ को साफ साफ देखा जा सकता था। उस पेड़ के हमसे कोई 40 हाथ दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। इन सब के पीछे गोमती नदी बह रही थी। नदी के उस पार कोहरा तो दिख रहा था, लेकिन ऐसा जान पड़ रहा था वहाँ कोई बस्ती नहीं है। कुल मिलाकर बड़ा ही शांत और एकांत जगह। अचानक साहब ने बोला, सुन रहे हो? कुछ सुन रहे हो? मैंने कान लगाकर सुना। हाँ, यह आवाज़ थी घोड़े की टाप की। मेरे देह के रोंगटे खड़े हो गए। क्या बताऊँ, अजीब सी कैफियत थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब वाक़ये को इतने पास से जाने का एहसास भी था। मैंने देखा 2 घोड़सवार आमने सामने खड़े हैं। वे हमारी बाईं तरफ काफ़ी दूर इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। क्या ये दोनों आपस में भिड़ेंगे? मैंने आहिस्ते से पूछा। साहब ने कहा, दोनों नहीं, सिर्फ एक।
दोनों में से जो लंबे कद वाले हैं एलिंगवर्थ, यानी जिस आदमी ने चुनौती दी थी। दूसरे हैं एलिंगवर्थ के सेकंड और दोस्त ह्यूम ड्रमंड। लो वह देखो, ड्रमंड के हाथ में वही नक्काशीदार बॉक्स। सचमुच मैं अपने सीने की तेज धड़कनों को और रगों में दौड़ते हुए खून को महसूस कर रहा था। मैं 150 साल पहले लखनऊ में घटी घटना को आज 1950 में अपने आंखों के सामने घटता देख रहा था। इस ख्याल से मेरी धड़कनें और भी तेज दौड़ने लगी। 2 मिनट के अंदर ही अपने अपने घोड़ों पर सवार कैप्टन ब्रूस और उनका सेकंड फिलिप मैक्सन भी आ धमकी। इसके बाद ड्रमंड ने बॉक्स से दोनों पिस्तौल बाहर निकाली। फिर दोनों में गोली भरकर ब्रूस और एलिंगवर्थ को सौंपते हुए दोनों को पता नहीं क्या क्या हिदायतें दी गई। पीछे पूरब का आकाश गुलाबी होने लगा था और उसके रंगत गोमती के शांत लहरों में घोलने लगी थी। ब्रूस और एलिंगवर्थ एक दूसरे के सामने खड़े थे और इसके पीछे मुड़कर दोनों ही 14-14 कदम चलकर थम गए और फिर पीछे मुड़कर एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो गए। इतनी देर तक मैंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी। दोनों ही प्रतिद्वंदी पिस्तौल ऊंची किए एक दूसरे पर निशाना साधे खड़े दिख पड़े। तभी ड्रमंड का हुक्म आया, फायर! और मुझे एक साथ दोनों दोस्त पिस्तौलों की घन गरज सुनाई पड़ी। मैंने हैरानी से देखा, ब्रूस और एलिंगवर्थ दोनों ही एक साथ जमीन पर लौट रहे हैं। और इसके साथ ही एक और दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जिस झोपड़ी के बारे में बताया था उसके पीछे से एक औरत तेजी से निकली और कोहरे में खो गई। देख लिया ना नतीजा, साहब ने कहा। इस ड्यूएल में दोनों ही की जानें चली गईं। इतना तो मैं समझ गया, मैंने कहा और फिर पूछा, लेकिन वह औरत कौन थी जो इस झोपड़ी से निकलकर उधर गायब हो गई? वही तो एनाबेला थी, साहब ने बताया। एनाबेला? लेकिन मैंने देखा कि जादूगर के ठहाके से उसकी नींद उचट गई। वह एलिंगवर्थ के गोली से कैप्टन ब्रूस तो मरेगा नहीं, वह एनाबेला जानती थी। इसलिए वह चाहती थी कि इस ड्यूएल में दोनों की जान चली जाए। इसलिए किसी तरह की कोताही नहीं बरतते हुए फायर करने के साथ ही उसने अपने पिस्तौल से ब्रूस को ख़त्म कर दिया। एलिंगवर्थ की गोली तो ब्रूस को लगी ही नहीं। एनाबेला को ऐसा करने के पीछे आखिर क्या राज था? बात यह थी कि वह दोनों में से किसी एक को भी पसंद नहीं करती थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि एलिंगवर्थ मारा जाएगा और ब्रूस इसे इस बात के लिए जीवन भर ताना देता रहेगा, उस पर रौब जमाता रहेगा। वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसकी वजह यह भी थी कि वह किसी तीसरे प्रेमी को चाहती थी, जिसके साथ बाद में विवाह कर उसने अपनी गृहस्थी बसाई और सुखी से अपनी ज़िंदगी बिताई। मैं अपनी आंखों के सामने 150 साल पुराने ड्यूएल के दृश्य को ओझल होते देख रहा था। कोहरा और भी घना होता जा रहा था। मैं हैरानी में डूबा। अब भी एनाबेला के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी औरत की पुकारने की आवाज़ आई। यू एनाबेला पुकार रही है, साहब ने कहा। मेरी नज़र साहब की तरफ घूम गई और इसके साथ ही मेरी देह में अचरज भरी सिहरन दौड़ गई। मैं अपने आंखों के सामने भला किसको देख रहा था। देखते देखते उसकी पोशाक कैसे बदल गई। यह तो आज से 150 साल पहले वाली फौजी वर्दी है। मैंने अब तक तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया, साहब ने कहा। उसकी आवाज़ जैसे कोहरे में डूबती तिरती आ रही थी। मेरा नाम है ह्यूज ड्रमंड। दरअसल एनाबेला एलिंगवर्थ के दोस्त को यानी इस नाचीज़ को चाहती थी और दिलो जान से चाहती थी। गुड बाय, फिर मिलेंगे। मैंने बड़ी हैरानी से देखा कि गोरे साहब उस जले हुए मकान की तरफ बढ़ गए और थोड़ी देर बाद कोहरे में खो गए। आगे पर लौटते हुए मैं अब भी उन्हीं बातों में खोया हुआ था। घर आकर उन्हीं के बॉक्स खोलकर दोनों पिस्तौल को बाहर निकाल कर देखा। बंदूक की नाली अभी भी गर्म लग रही थी। नाली को मैंने ऊपर उठाकर देखा। मेरे नाक ने महसूस किया जलती बारूद की गंध को। नमस्कार। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।